ठीक है, लास्ट की हो गया था, क्या पढ़ लिए थे लास्ट? फ्रिक्शन, क्वांटम नंबर पढ़ लिए क्या? नंबर चल ही रहा है अभी, स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन वोश्चन नहीं किया क्वांटम नंबर पे? लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, है ना? कितने कैटेगरी में हमने फ्रिक्शन को डिवाइड किया था? कौन कौन सा था? एक था स्टैटिक फ्रिक्शन और एक था काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एफ एस से। और काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से। उसके बाद हमने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब बॉडी कहाँ होगा? मोशन में या रेस्ट में? रेस्ट में। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? बात नहीं करो, फेंक देंगे उठा के बाहर यहाँ से। दूसरा काइनेटिक कब लगेगा? जब बॉडी किसमें हो? मोशन में हो। के बाद हमने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। यस और नो? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग, खुद को क्या कर सकता है? एडजस्ट करता है। और सेल्फ एडजस्ट होकर किसके बराबर हो जाता है? अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स आप लगाएंगे अगर उसका औकात है तो उसके बराबर होगा, और ऑब्जेक्ट को रोक के रखेगा और उसके औकात से बाहर चला गया तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। उसके बाद बताए थे कि जो चीज वेरिएबल होता है उसका कोई फिक्स फॉर्मूला, तो इसका एक रेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से छोटा या 0 के बराबर, और एफ लिमिटिंग से छोटा या एफ लिमिटिंग के। और हमने आपको एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? म्यू एस इंटू में। उसी तरह से एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन है, और यहाँ पर हमने बताया था कि एफ के जो होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू के इंटू व्हाट इज म्यू, व्हाट इज एन? एन दोनों जगह क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू क्या है? को एफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या है? को एफिशिएंट। इतना बात फ्रिक्शन के बारे में बता चुके थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे क्या इस पर? चलिए पट से एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, ये सारा एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले को, और एक क्वेश्चन करके बताइए, फिर नया चीज बताएंगे। देख लिए क्वेश्चन है, इधर फोर्स लग रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाते हैं, एग्जैक्ट फोर्स क्वेश्चन में कितना है? 20.6.4। फोर्स लग रहा है भैया 20 न्यूटन का, और यहाँ पर आपको दे रखा है म्यू एस जो है 0.6, और दे रखा है म्यू के जो है 0. म्यू एस भी है और म्यू के भी। म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। म्यू के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। तो आपको फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन फोर्स। पहला सवाल का क्वेश्चन है, फाइंड फ्रिक्शन
फोर्स। दूसरा बात ये पता करना है कि क्या इसका एक्सेलरेशन होगा। लग जाइए काम पर। और ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये है 2 kg का। कितने किलो का है भैया? 2 kg का ये ऑब्जेक्ट है। पानी है किसी के पास? बताइएगा फ्रिक्शन फोर्स। पहले फ्रिक्शन फोर्स बता दो मुझे कितना है। दोनों कैसे होगा भाई? या तो गाड़ी रुका होगा या तो गाड़ी चल रहा होगा। रुका चला कैसा सिचुएशन होता है? रुका होगा तो म्यू एस का इस्तेमाल करोगे, चल रहा होगा तो म्यू के का इस्तेमाल करोगे। दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शन 1/2 न्यूटन। एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा है मैं, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा हूँ। देखो भाई ध्यान दो, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पर स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज तो पता है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। और एफ लिमिटिंग का तो फॉर्मूला पता है ना? यस और नो? तो एफ लिमिटिंग अगर हम लोग निकालना चाहें, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आगे भी बहुत काम आएगा। पहले अभी से पहले जो भी क्वेश्चन किए तो उसमें सिर्फ म्यू बराबर दिया हुआ था, तो तुम म्यू एस लगाए कि म्यू के, सवाल दिमाग में नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन में अगर म्यू एस दिया और म्यू के दिया है, ये तो स्टैटिक का बात कर रहा है और ये काइनेटिक, तो हम कौन सा यूज करें? तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्चुअल में रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में। तो ये चेक करने के लिए हमको ये बात पता लगाना होगा कि अगर हम इसको 20 न्यूटन दे रहे हैं तो अपोजिट साइड में कितना फोर्स लग रहा है। अब अपोजिट साइड में अगर 20 लग रहा होगा तो ऑब्जेक्ट किस में होगा? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अगर इधर 18 होगा तो भी ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। इधर 20 सॉरी इधर 18 होगा तो ऑब्जेक्ट इधर चल पड़ेगा कि नहीं चल पड़ेगा? तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? मोशन में। यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहले हमको एफ लिमिटिंग निकाल के चेक करना पड़ेगा, जो कैसे निकलेगा? म्यू एस इंटू एन। और आपको पता है एन किसके बराबर है यहाँ पर? और एम कितना है और जी कितना है? तो ये 20 बोल दूं मैं। अब जैसे एफ लिमिटिंग हमने निकाला, हमको कितना आया? 0.6 इंटू में 20, यानी कितना? अब भाई फ्रिक्शन कोई सा भी हो, स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, लगेगा तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हमने एफ लिमिटिंग से ये पता लगा लिया कि इधर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा गाड़ी जो है वो रेस्ट में तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। It means object is in what? मोशन। अब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो आप म्यू एस यूज कीजिएगा या म्यू के? इससे डिसाइड हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था या मोशन में था। जैसे ही पता चल गया उस हिसाब से हमने यूज कर लेना है और फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेना है। फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू के इंटू में म्यू के कितना? 0.4, एन कितना?
20, तो कितना आ गया 8 न्यूटन। मतलब भैया इधर लगने वाला फोर्स कितने का, हमारा एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर ही डायरेक्शन में होगा, यानी बड़ा फोर्स कौन है 20 या 8। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 8 बराबर m इंटू ए। m कितना है 2 और a हमको पता करना है। 20 में से 8 गया 12 बराबर में 2a, तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया। बताओ इस क्वेश्चन का मतलब, फीलिंग कुछ समझ में आया। इससे पीछे जो भी क्वेश्चन किए थे, सबसे पहले तो हम आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दिए है ना, उसमें आप फटाक से निकाल दिए। दूसरा में हमने एंगल घुसाया, आपने बना दिया। एंगल का ओरिएंटेशन बदला, आपने बना दिया। उन सब में एक चीज कॉमन था कि हम म्यू एस म्यू के दोनों नहीं दे रहे थे, सिर्फ क्या बोल दे रहे थे, म्यू बराबर दिस, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए कि म्यू एस भी हो और म्यू के भी हो, तो पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के चेक करना पड़ेगा कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है क्या वो फोर्स हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या उससे कम है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स है तो हमारा गाड़ी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा, तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसमें रह जाता तो हम क्या निकालते हैं, स्टैटिक्स। तो इस कंडीशन में हमारा 8 न्यूटन आंसर होता नहीं, हमारा आंसर कुछ और हो जाता, क्योंकि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, 0.6 का इस्तेमाल। कुछ दिमाग में जा रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बुझाया, क्लियर, देख लो, लिख लो, समझ लो, आगे चलते हैं, ठीक है। अब भाई दो टाइप का फ्रिक्शन आपने पढ़ लिया, एक पढ़ा आपने स्टैटिक और एक पढ़ा। अब जरूरी तो नहीं है कि रोड हमेशा ऐसा सीधा हो, गाड़ी ऐसे ही चले। रोड ऐसे उड़ गया तो ये गाड़ी है, ये भी सीधा चल रहा है, ऐसे रुका हुआ है, मैं रोड को उठा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, गाड़ी 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 आउट ऑफ सिलेबस चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमने रोड को क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया एक एंगल पर, तो भी गाड़ी किस में आ जाएगा। पर जरूरी तो नहीं कि एकदम एट जैसे इंक्लाइन करे वैसी मोशन में आ जाए। ये रोड ऐसे है, देखो ध्यान से, हल्का टेढ़ा किए मोशन में आया क्या, हल्का और किए मोशन में आया क्या, हल्का और किए मोशन में आ गया। यानी एक पर्टिकुलर एंगल पर वो क्या होना शुरू हो गया, स्लाइड होना शुरू हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा एंगल ऑफ रिपोज। क्या नाम है। और यहाँ से आपका बोर्ड का सिलेबस खत्म हो चुका है, पीछे तक बोर्ड का सिलेबस था। अभी से जो पढ़ रहे हैं हम लोग आउट ऑफ बोर्ड जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो सो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोर्ड के लिए जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, इससे ज्यादा न्यूटन्स के लॉ वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, खोल करके चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी का बुक है एनसीईआरटी का बुक लाए हो, देखो उसका इंडेक्स देखो क्या क्या है न्यूटन्स लॉ वाले में, लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या है, पढ़ो जोर जोर से थोड़ा। ला मुझे तो मैं ही पढ़ता हूँ। इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, पढ़े कि नहीं पढ़े, बोलो भाई। सर्कुलर मोशन, ये तो बहुत पहले पढ़ा दिए, इस चैप्टर में पढ़ना तो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, मतलब वही कौन कौन सा फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, सब फोर्स पढ़ लिए हैं, और सबका बेसिक बेसिक पढ़ना है, बहुत नहीं। और लास्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, यानी इन सब के ऊपर क्या करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। यहीं तक आपका सिलेबस है। इसके आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस, यानी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बात जा रहा है, ठीक है। तो समझिएगा भाई, इस टॉपिक का नाम क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, नजरें केंद्रित। ये रहा अपना रोड, पहले रोड कैसा था, फ्लैट था, ठीक है। अब हम रोड को बोल रहे हैं नहीं, आप यहाँ से ऐसे उठ जाइए थोड़ा सा, यही रोड को मैं ऐसे उठा दिया, तो बताइए पहले के कंडीशन में और अभी के कंडीशन में रोड कितना डिग्री उठा, थीटा। पहले ऑब्जेक्ट अगर यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया होगा, कोई परेशानी किसी को, ये चीज ऐसे उठा तो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा ना,
अब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे उठा है तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, थोड़ा बता दो भाई। नीचे mg, इधर नॉर्मल। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड कर रहा होगा तो पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अगर रुका होगा तो भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक। मतलब मूव कर रहा होगा तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन, रुका होगा तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये mg है, ये थीटा, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, ये थीटा, ये कितना, तो ये कितना होता था 90 माइनस थीटा। इसका दो प्रोडक्ट हम लोग बनाते थे, एक क्या होता था इधर mg cos थीटा, और इधर क्या आता था। ये सब बात आप लोगों को याद होगी मैं उम्मीद करता हूं। अरे यहाँ पर cos 90 माइनस करोगे तो साइन हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी, क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के थोड़ा साफ सुथरा बना रहा हूँ, कहाँ से आए ये आप लोग को पता चल चुका है। तो बहुत आराम से हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं। ये रहा आपका एंगल थीटा, यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट m, और इसका इधर प्रोडक्ट बन रहा है, सीधा प्रोडक्ट mg, सॉरी mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या बन रहा है mg sin थीटा। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, mg ही जो लग रहा था उसी का तो प्रोडक्ट लिखा हो ना, mg का ही तो दो कंपोनेंट तोड़ के लिखा हुआ है, एक एक्स में और एक वाई में। अब ये फोर्स इसको लग रहा है तो हो सकता है ये फोर्स इसको यहाँ से यहाँ क्या करा दे, स्लाइड करा दे, या हो सकता है ये फोर्स उस औकात का ना हो, उस लेवल का ना हो कि इसको स्लाइड करवा पाए। दूसरी चीज, ये रोड अभी इतने पर है, आया ना। अब ये रोड पे मान लो इतना पर है, ये चीज स्लाइड नहीं कर रहा है, इसको मैं और नीचे कर दूं, क्या स्लाइड करेगा, और नीचे कर दूं स्लाइड करेगा। लेकिन यहाँ से हल्का ऊपर किए, हल्का ऊपर किए, हल्का ऊपर किए, कोई एक ऐसा कंडीशन आएगा क्या करने लग जाएगा, स्लाइड। तो इस थीटा पर तो स्लाइड नहीं किया, लेकिन अगर मान लो, वापस से समझाते हैं, मान लो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। मान लो अब हमने रोड का एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया, अब हमने ये कर दिया, ये थीटा था और ये मान लीजिए आपका हो गया थीटा डैश, कुछ नए एंगल पर हम आ गए। अब यहाँ पर जो गाड़ी है यानी जो ऑब्जेक्ट है नीचे, तो उसका कंपोनेंट वही लग रहा होगा mg cos, इधर क्या लग रहा होगा थीटा डैश, इधर क्या लग रहा होगा mg sin थीटा डैश, इधर क्या लग रहा होगा। बट इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा, या क्या होगा जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यानी बस स्लाइड होने ही वाला है। तो ऐसा एंगल जिस एंगल पर आपका इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, यानी बस अब थोड़ा सा आप आगे पीछे किए, बस वो क्या होने लग जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं, द एंगल at which an object starts sliding, स्लाइडिंग समझते हो ना, और just about to slide called angle of what। बात समझ में आया, किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो बताओ, है कोई दिक्कत क्या, नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है, ओके। अब थोड़ा सा आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। अब एंगल ऑफ रिपोज बोल रहा है कि ये स्लाइड करने वाला होगा, यानी mg sin थीटा की वजह से ये इधर क्या करना चाहेगा, तो इसके पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा। अब भाई फ्रिक्शन के बारे में हम सबको पता है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, अभी स्लाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड मतलब होने वाला है, यानी कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। और स्टैटिक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू एस इंटू, अब n किसके बराबर है, mg
तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो इधर फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू एम जी कॉस, आया ना। और ये फोर्स जब तक बराबर होगा तब तक क्या ये स्लाइड करेगा, कहने का मतलब है ये फोर्स अगर ज्यादा हो जाए तो स्लाइड कर जाएगा, ये फोर्स अगर कम हो जाए तो स्लाइड, और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो वो सिचुएशन कौन सा होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका एम जी साइन थीटा बराबर हो जाए म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के, तो आपका गाड़ी शुरू होने वाला ही है, अब जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब यहां से m से m कहाँ गया, अपने घर, g से g भी कहाँ गया, और इस cos थीटा को इधर भेजे तो sin थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या मिल गया, म्यू s, और sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या मिल गया, म्यू s। अब हमको तो वो थीटा पता करना था जिस थीटा पर हमारा गाड़ी क्या हो जाए, चलना शुरू कर दे। तो क्या मैं बोल सकता हूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, बोल सकता हूं। और आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको म्यूएस दिया रहता है, और अगर म्यूएस गिवन है तो क्या आप थीटा निकाल सकते हैं, या बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको डायरेक्ट ये थीटा दिया रहेगा, और इस थीटा से आपको पता करना है कि गाड़ी चल रहा है कि नहीं। तो ये चल रहा है कि नहीं ये पता करने के लिए आपको ये बात पता करना होगा कि ये जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा, इसको मैं थीटा आर बोल दूं, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, थीटा ऑफ रिपोज है, इस पर तो स्लाइड नहीं हो रहा है, तो रिपोज एंगल नहीं है, जहां पर स्लाइड होगा वही होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बड़े ध्यान से समझना, अगर थीटा छोटा हो थीटा आर से, थीटा छोटा है किससे, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा या रुका हुआ, देख लो। थीटा छोटा है, थीटा छोटा है किससे, थीटा आर से, तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा, किसमें होगा, यस और नो। ये थीटा छोटा है तो ऑब्जेक्ट किसमें है, बड़ा हो गया तो मोशन में। तो यानी यहां से एक बात हम बता सकते हैं कि थीटा आर अगर छोटा है, सॉरी थीटा आर अगर बड़ा है थीटा से, यानी एंगल ऑफ रिपोज आपका इंक्लाइंड एंगल से बड़ा है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट किसमें होगा, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। बात समझ में आई। अगर आपका थीटा बड़ा हो जाए एंगल ऑफ रिपोज से, तब क्या होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर गलती से जो थीटा है वो बराबर हो जाए थीटा आर के, तब क्या कंडीशन आ जाएगा, जस्ट अबाउट टू। बताइए आपको इतना बात पल्ले पड़ा, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए, एक बार आप देख लीजिए खुद से, क्योंकि बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हो गया चैप्टर खत्म। अभी क्वेश्चन आप देखिएगा आपको मजा आ जाएगा, दोनों दिखेगा, काइनेटिक भी दिखेगा स्टैटिक भी दिखेगा, कहीं कहीं पर फिर दोनों रहेगा, दोनों गिवन होगा, आपको चुनना पड़ेगा कि आप चुनिएगा किस, और वो आप सेलेक्ट कीजिएगा देख करके कि थीटा बड़ा है कि थीटा आर बड़ा है। अभी क्वेश्चन करवाते हैं, देखना सब समझ में आ जाएगा। कोई डाउट इस पेज में किसी को, पक्का, और ये कंडीशन याद है तो क्वेश्चन लिखते हैं। आइए क्वेश्चन की गाड़ी और नैया को आगे बढ़ाते हैं। द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन है आपका, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री, लिखते चलिए क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री
find out find out the body find out the body find out the body in which state, बॉडी कौन से स्टेट में है, रेस्ट में है या मोशन में है, और कैलकुलेट कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन। चलो बड़े आराम से जवाब दे दो। बोलिए। बोला जाए कुछ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है पढ़ाई की नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा कहीं नहीं आ रहा है? इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ और दिक्कत है? कौन है तुम्हारी दोस्त, इसमें से कोई है? सब दोस्त है? नोट्स प्रिपेयर कर ली? कब करेगी? क्या भाई, कैसा दोस्ती है? नोट्स प्रिपेयर कराओ, उसका बैकअप करवाओ। कौन करवाएगा? कौन लेता है जिम्मेदारी? जो जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी लेगा उसका फायदा, उसका रिवीजन होगा उसका अपना। हमको फायदा नहीं दिख रहा। हम इस पे एक कहानी भी सुनाएंगे आज अपने जिंदगी का, कितना फायदा होता है रिवीजन करवाने से। बैठो, वो भी 12th क्लास का ही सुनाएंगे जो तुम लोग अभी जाने वाले हो। क्या सलोनी? सलोनी नाम है ना? अभी सही बोले ना? सलोनी नाम है ना? हाँ। हाँ, कहाँ पर? देख लो ना। ठीक है, चलो भाई। लड़कियां, इतना बता दो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में इमोशन में? हाँ भाई, देखिए थीटा आर 45 है और थीटा आपका 30, और हमने आपको बताया था कि अगर थीटा आपका थीटा आर से छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? रेस्ट में होगा। तो क्या एक्सेलरेशन होगा कुछ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा सबसे पहले ये बता, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। और फ्रिक्शन का एक ही यहाँ पर हमने पढ़ा है भाई कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे देखे होगे तो किसके बराबर था? म्यू इंटू एम जी इंटू में कॉस थीटा। भाई एम भी पता है अपने को, जी भी पता है, थीटा भी पता है, म्यू नहीं पता है। अब यहाँ पर जो म्यू यूज करेंगे कौन सा म्यू होगा? पीछे हम लोग पढ़े हैं ना कि tan
थीटा आर बराबर क्या आ रहा था, म्यू एस, पढ़े थे। थीटा आर यानी एंगल ऑफ रिपोज, कितना दिया एंगल ऑफ रिपोज, tan 45 का वैल्यू, म्यू एस का वैल्यू कितना मिल गया, 1, आया ना, यहाँ डाल दो भाई, 1 इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, अच्छा cos 30 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक बाबू क्षमा कर दो, गलती हो गया। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 से 2 गया, आंसर कितना आ गया, अबे मैं सही तो लिखा था बे, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, कौन सी लिखे थे हम कब cos 45 लिए, देखो क्षमा भी मंगवा दिया, गलती भी हम नहीं किए थे गाइस, ऐसे नहीं कीजिए गाइस, धोखा हो जाएगा। भाई हम बोले मेरे पढ़ाई में गलती हो गया, ऐसा कैसे हो गया, 10√3, इतने न्यूटन का क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक या काइनेटिक, इधर लग रहा होगा पीछे, और ये जो इधर mg sin 30 लग रहा है उसका इतना औकात नहीं है, इसको खींच के ले जाए, भरोसा नहीं है तो चेक करके देखो, इतना इधर पीछे कोची करा रहे थे, इधर राम कहानी इधर पढ़ा रहे थे, तो नजरिया कहाँ था तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, थीटा आर बराबर tan इनवर्स म्यू एस, क्यों ये दोनों बराबर था, जब ये दोनों बराबर था उसी एंगल को क्या बोलते हैं, इस वाले उस वाले से रटो मत, कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कॉन्सेप्ट इज दैट व्हेन द एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन एंड द एंगल वेयर द ऑब्जेक्ट गेट्स स्लाइड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, यानी जहां पर आपका नॉर्मल इंक्लाइंड एंगल उस एंगल के बराबर हो जाए जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाए, उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो इस थीटा एंगल पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, स्लाइड करने लगा, तो इसी थीटा को हमने क्या बोल दिया, थीटा आर बोल दी, इसीलिए थीटा आर लेके चल रहा है, ठीक है। अब इधर कितना लग रहा है, सोच के देखो, हर चीज का लॉजिक होता है, इधर कितना फोर्स लग रहा है 10 रूट, और इधर कितना लग रहा था म्यू mg cos थीटा, ये n बराबर mg cos थीटा तो बराबर ही हो गया, तो इधर कितना फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, जरा देखो तो mg sin थीटा कितना आएगा, m है 2, g है 10, और sin थीटा कितना हो गया 1/2, 2 से 2 गया तो कितना बचा, लगने वाला गिराने वाला फोर्स कितना, रोकने वाला कितना, कौन बड़ा, इसीलिए मूव, एवरीथिंग हैज एक्सप्लेनेशन, हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आता, न्यूमेरिकल में वैल्यू डाल के चेक कर लो, बात पल्ले पड़ी, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही शानदार लवाबदार जवाबदार क्वेश्चन आपके सामने है, वही वापस से, इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, फाइंड द बॉडी इज इन रेस्ट, सेम क्वेश्चन है, बॉडी रेस्ट में कि मोशन में, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन निकालना है, बस यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ आपको, ये आपको दिया है 45 डिग्री, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, और ये आपका √2 kg का है, कितने kg का है, √2 kg का, चलिए चेक करके बता दीजिए, हर चीज निकाल कर बता दीजिए, मोशन में है ये तो सब बता देगा, आगे का काम बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों निकाल,
हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स 10 आ रहा है। ओके, एक्सेलरेशन निकालो। यूनिट के साथ बोला करो ना। 10 क्या? न्यूटन। न्यूटन को नहीं भूलो। दोनों फ्रिक्शन फोर्स ही है ना। 10 आए 20 आए, यूनिट के साथ बोलना है हमेशा। मेरी 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 देखो भाई, ग्रुप स्टडी का बहुत फायदा है। थोड़ा सा लेक्चर सुन लो मेरा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स टाइम ये बनाने के बाद। ओके, क्या बात है, इतना मोटिवेटेड बच्चा मैं पहली बार देखा भाई। बहुत बढ़िया। हम लोग तो खाली बहाना खोजते थे। सर कहानी सुनाइए ना, फिजिक्स तो बाद में ही पढ़ लेंगे। तुम लोग में भाई बहुत डेडिकेशन है। टिक 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 टिक। क्या हो गया? पढ़ते पढ़ते प्यास लग रहा है? गला सूख गया? ओ माय गॉड, पियो पियो पियो। हंसो नहीं, सरक जाओगी भाई। पी लो। फिजिक्स होता ही ऐसा है। केमिस्ट्री में तो सॉल्यूशन केमिकल आता है, थोड़ा सा गला तर हो भी जाता है। यहाँ कुछ लिक्विड नहीं आने वाला है। 7 पॉइंट। कोई बात नहीं। तुम्हारा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तुम्हारा 7 पॉइंट, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश की है, बहुत अच्छी बात। अब हम बनाते हैं। देख भाई, सबसे पहले दिख रहा है हमको थीटा बड़ा है किससे? थीटा आर से, तो नो डाउट ऑब्जेक्ट किस में होगा? अच्छा, मोशन में होगा। नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी कोस थीटा। इधर क्या लग रहा होगा? ये सब तो रटा जाना चाहिए आपको। इधर क्या लग रहा होगा? इधर क्या लग रहा होगा? म्यू इंटू एम जी इंटू में। यही तो है अपना क्या? फ्रिक्शन। अब म्यू अपने को पता नहीं, तो टेन थीटा आर बराबर म्यू होता है ना। आया ना? थीटा आर कितना है? 45। तो टेन ऑफ 37 डिग्री बराबर म्यू एस। आपको ये एंगल भी हटा जाना चाहिए। 37 डिग्री मतलब, 37 डिग्री मतलब 3 4 5, तो टेन 37 का वैल्यू 3/4। तो म्यू एस का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 3/4। रख दो। 3/4 इंटू एम कितना हो गया? √2। जी कितना हो गया? 10। कोस 45 कितना हो गया? √2 से √2। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 15/2, 7.5 न्यूटन। वेरी गुड, शाबाश। देन आवर फ्रिक्शनल फोर्स इज 7.5 न्यूटन। क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स पता चल गया, तो ये फोर्स निकाल सकते हैं क्या? ये फोर्स निकाल के चेक करोगे तो √2 इंटू 10 इंटू 1/√2, 10 आ जाना चाहिए आई थिंक। 10 आ रहा है। √2 से √2 कैसे? 10 न्यूटन आएगा। तो एक्सिलरेशन किधर होगा बताओ? इधर ही तो होगा। ये 10 है, वो 7.5 से रोक रहा है, तो क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। तो 10 माइनस 7.5 बराबर √2 इंटू ए। 10 में से 7.5 गया तो कितना बचा? 2.5। ए तो ए बराबर कितना हो गया? 2.5/1.414। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। √2 को 1.414 बोलते हैं ना। देखते हैं कौन मेरे से फास्ट कैलकुलेशन करता है। 1 2 3। अभी तक नहीं आया, देखो अभी मैं भी कर ही रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैं कर लिया पर भूल गया। वेरी गुड। मीटर फिर सेकेंड। देखे, एक क्वेश्चन में हमने आपको रेस्ट वाला केस सिखाया, दूसरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट किस में आ चुका है? ओके, एक केस और दिखा देते हैं। एक केस और देखो, आ जाओ।
The case is the case is हो गया। आई थिंक सारा केस तुम लोग कर लिए हो। आ जाओ, एक ही केस मिला जुला सब कुछ। ऑब्जेक्ट 2 किलो का एंगल 33 डिग्री का एंगल 37 डिग्री का म्यू एस एंड म्यू के दोनों दे रखा है। म्यू एस है 0.4, म्यू के है 0.3। और 2g sin 37। ओके, ये क्वेश्चन है और आपको पता करना है ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए और एक्सेलरेशन। आ गया एक नया टाइप। अब यहाँ पर आप सीधे देख करके नहीं बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या भैया। अब आप थोड़ा सा अकल लगाइए, प्रो हो गए आप लोग। प्रो लेवल का दिमाग लगाओ और थोड़ा सवाल का जवाब दो। बाकी चेक करो मोशन में है। बाकी चीज देखो, मुझे नहीं पता, तो बनाऊंगा तभी तो पता चलेगा। वही दोनों काम, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेल। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोल गए? नंदनी। हाँ, क्या आंसर है? मोशन में, रेस्ट में? वही वाला बात हो गया। उतना देर से लैपटॉप कंप्यूटर टिप रहे टिप रहे टिप रहे टिप रहे, अब बाद में पूछ रहे भाई चालू कैसे होता है। रेस्ट में। तुम्हारा शारदा? रेस्ट में। ओके, अब हम बोलते हैं कैसे चेक किए भाई? चेक कैसे किए कि रेस्ट में कि नहीं? भाई जब हमको ठीटार दिया रहता तो हम पटाख से देख के बता देते हैं एंगल बड़ा छोटा है, रेस्ट में, मोशन में। ठीटार दिया नहीं है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलता है? म्यू एस इंटू
और हमको पता है इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मास कितना है 2, जी कितना हो गया 937, कितना हो जाएगा 5 2 जा, इधर कितना फोर्स लग रहा है, अगर 12 न्यूटन, एफ लिमिटिंग 12 न्यूटन से कम है तो ऑब्जेक्ट मोशन में, 12 न्यूटन से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। यही हुआ है। अब चेक करते हैं भाई, म्यू एस कितना दे रखा है हमको 0.4, और एन किसके बराबर होता है, एन किसके बराबर होता है, नीचे क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम कितना, एम जी कॉस क्या लिख ही देते हैं, एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो 0.4 एम कितना है, तो जी कितना है, और कॉस 37 का वैल्यू 4/5 2 जा, आया ना, क्या आसान कर देता, क्या हो गया, यहाँ से उड़ा लो इसको, कितना आ गया नीचे, ये 10 से 10 कैंसिल, 4 चौका 16 दूना 32 बटा में 5, तो 5 36 5 चौका 20। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है, रोकने वाला भाई 6.5 है, खींचने वाला 12 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, बोलो। चेक करने का मैं स्टेप वाइज क्यों चलना सिखाया है, पहले क्वेश्चन जो किए थे वो ऐसी से मिलता जुलता था कि नहीं, जब दोनों गिवन हो तो पहले लिमिटिंग चेक करना था, अब लिमिटिंग चेक करते हैं हमको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट किस में है, तो इसका अब हमको कोई काम नहीं है, हमको काम है किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकलता है, म्यू के इंटू एन से, बोलो हाँ या ना, म्यू के कितना दिया हुआ है 0.3, और एन किसके बराबर होता है, एम जी कॉस, ठीक है, तो 2 इंटू 10 इंटू 4/5, बोलो हाँ या ना, तो उड़ा दो 10 10 से 10 कैंसिल, 3 दूना 6 चौका 24 बटा में 5, तो कितना आ जाएगा 5 चौका 4.8, यानी इधर अपोजिट में कितना लग रहा है 4.8। एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स 12 माइनस 4.8 बराबर 2 इंटू 12 में से 4.8 हटाओ, कितना आ जाएगा 7 4 11 7.2 इज इक्वल टू 2a। इसको चलो सॉल्व करने, एक्सेलरेशन बराबर 7.2/2, तो कितना आ गया 2 3 6 और 3 3.2 मीटर पर सेकंड। बताओ भाई, आया ना, क्लियर है क्या, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बताऊं, ये आपका मेंस का क्वेश्चन था 2017 का, ये क्वेश्चन आपका नीट का था, ये क्वेश्चन भी आपका नीट का था, क्लियर हो गया बात, लेवल समझ में आ गया, आया ना, लेवल सबके निकलेंगे, कौन कौन देखा है भाई, कौन कौन देखा है, कोई नहीं देखा है, अच्छा देखा है, लेकिन निकलेंगे उसी के जो एंड तक खड़ा रहेगा है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए सॉरी। चलिए, तो भाई यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4, इसका नाम क्या था, लॉज ऑफ मोशन, मैंने पूरे डिटेल में आपको कराया है, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है इस चैप्टर से तो पूछिए, कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने छोड़ा है तो बताइए, देख लीजिए आप, देख चुके ना, क्लियर, किसी प्रकार का कोई डाउट, नोट्स बना रहे हो, बोले थे पिछले क्लास में कुछ, अगले क्लास में आओगे तो नोट्स लेकर के आओगे, चेक कराओ नोट्स। शुभारंभ कीजिए, आप ही, क्या नाम है, शारदा, तुम्हारा नाम मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, मेरे गांव में तुम्हारे नाम का स्कूल है, अरे वाह, इतना अच्छा नोट्स, तो देखने के लिए स्पेशल आंख चाहिए, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बहुत अच्छा, इतना कुछ हम पढ़ा दिए हैं, बहुत बढ़िया।
बाकी शाबाश देवे। कैसा राइटिंग में नोट्स बनाइए, थोड़ा अच्छा राइटिंग में लिखो। मेजर का स्पेलिंग गलत लिखी तुम, एरर चैप्टर है और एरर में भी एरर कर दी। चलो खैर अच्छा है, साफ सुथरा है, इस बात की खुशी हुई, वेरी गुड। पर आपने नोट्स बहुत पीछे ही छोड़ दिया। ये तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट है, मेजरमेंट है। उसके बाद क्या क्या पढ़े थे यूनिट डायमेंशन के बाद? काइनामेटिक्स पढ़े थे ना, एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। फिर पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर पढ़े थे मोशन इन प्लेन, और अभी पढ़े लॉज ऑफ मोशन। 4 चैप्टर छोड़े हुए हैं। तो रिवीजन तो अब एंड में ही होगा ना, अभी तो होगा नहीं, पॉसिबल तो है नहीं। अभी तो हमको सिलेबस खत्म करना है ना बउआ। अब तुम उसमें एबसेंट रहे होगे, इसी वजह से तुमको डाउट आ रहा है। नोट्स में नहीं बनाए, नोट्स तो दोस्तों से लो, है ना। तुम लोग मोशन प्लेन का नोट्स नहीं बना, पीडीएफ नहीं खुल रहा। तो ऐसा टेक्नोलॉजी यूजर है भाई, उसको सेव कर लो अपने फाइल में, फिर खुलेगा। है कोई बात नहीं, पढ़ा तो दिए, याद तो है ना। वापस से हम उसको, अब जब क्लास खत्म हो जाएगा, सॉरी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो फिर से हम मोशन प्लेन बता देंगे। ठीक, क्लियर, ओके। और किसी के पास नोट्स है? नहीं है, बनाई नहीं है, लाई क्यों नहीं? कैसे मानेंगे तुम लोग के पास नोट्स है? अगले क्लास में, कहीं अभी से जाके अगले क्लास तक कंप्लीट कर ली तो? अरे सर इतना हम फुर्तीले होते तो यहाँ होते। कोई बात नहीं, तुम लोग भाई, तुम लोग के कान में आवाज नहीं गया था नोट्स लेकर? तो ई कान से गया था, ई कान से निकल गया था, लाया काहे नहीं तुम लोग भाई? उसकी मार रहा है नहीं लाया? अगला चैप्टर क्या है देखिए जरा, एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन है क्या? नेक्स्ट चैप्टर नेम प्लीज। वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद है ग्रेविटेशन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो अगला चैप्टर अपना शुरू होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। अभी थोड़ा सा उसका डिटेल देंगे हम। अभी समय है एक छोटी सी कहानी का, सुनना पसंद करते हैं आप लोग? बोलो भाई, पसंद है तभी ऐसी बोर नहीं करूंगा। स्टोरी, और ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का क्या बोलता है, पात्र बिल्कुल ही वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, ठीक है ना। और इस कहानी के मुख्य किरदार हम ही हैं। तो कहानी कुछ ऐसा है कि भैया 10th पास आउट हुए हम, और 10th पास आउट होने के बाद हम कहाँ गए, क्लास 11th में। तुम लोग भी आए हो। 10th से 11th में आने का सबसे पहला सपना यह होता है कि हम बड़े हो गए, लगता है ना अंदर से कि हम क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। और बच्चा से भी सपना रहता है कब तक बैग बस्ता टांग के पढ़ेंगे, कब अब कॉलेज जाने का समय आया, एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, टी शर्ट जींस चढ़ाएं और चले गए। ऐसे ही होता है ना सबका। अब स्कूल हो गया, पर ठीक है, लोगों का सपना जनरली यही रहता है। हमारा तो यही था भाई, हम अपना कहानी सुना रहे हैं ना, यही था। तो 10th के बाद 11th में जब आए, बहुत मन किया कि सब करें, तो गए करने, एडमिशन करवाएं। गांव के ही बगल में स्कूल था, थोड़ा सा दूर हट के 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। पता ही गांव में स्कूल कहाँ होता है, खेत में, जहाँ पार्ले जी मिलना भी दुश्वार है। तो वहाँ एडमिशन करवा लिए। अब हमको नहीं पता था कि यहाँ भी क्लास व्लास होता है। तो फर्स्ट दिन था, और एडमिशन हुआ मेरा लगभग लगभग समझो जुलाई में। अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई में बहुत लेट सेशन में एडमिशन लिए थे। लेकिन हम क्लासेस शुरू कर दिए थे मार्च से ही, जैसे तुम लोग शुरू कर दिए हो। मार्च से ही क्लास शुरू हो गया था, पढ़ रहे थे, काफ़ी दोस्ती हो गया था वहाँ।
तो सर्कल थी हमारी 5 बंदों की ग्रुप थी, जिसमें 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, सब दोस्त थे आपस में। और एक ही जगह हम लोग का एडमिशन हुआ। तो गए कॉलेज फर्स्ट टाइम क्लास करने, पांचों लोग, एक ही ब्रांच, एक ही क्लास, एक ही स्कूल, एक ही साथ गए अंदर। पहला घंटी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक चला। तो हो गया क्लास, चलो अब घर, भूख लग रहा है। जैसे ही बाहर निकलने का कोशिश किए, एक और प्रोफेसर अंदर घुसा, बोला बैठो बैठो चलो फिजिक्स निकालो। हम बोले हैं फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़े थे। 11 से 1 बजे तक उसने पढ़ाया भाई केमिस्ट्री। 1 बजा, बोले अब चलते बाहर, अब तो लंच भी टाइम मिलना चाहिए। बाहर निकले, गेट तक पहुंचे थे कि घंटी बज गया कि वापस से क्लास लग रहा है, वापस आइए। गार्ड था गेट पर, वापस भेजा। आए फिर 2 घंटा मैच चला, 3 बज गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन क्लास चलना था 5 बजे तक, 9 to 5, 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा हिंदी। मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि हमको भाई चाहिए टाइम टू टाइम भोजन। हम सुबह 6 बजे से भूखे थे, क्योंकि सुबह 6 से लेकर के 9, 8, साढ़े 8 तक क्लास चलता था, और वहां से डायरेक्ट आ गए थे यहाँ। 6 से शाम 4 बज के भूख लगा हुआ था, बहुत हालत खराब था। तो हम निकले और निकल करके जाने लगे। जैसे ही हम पहले निकले क्लास से, मेरे पीछे मेरा एक दोस्त निकला। तो मुझसे एक आदमी पूछा, सामने जो खड़ा था वो उधर आ रहा था, कहाँ जा रहे हो? कि सर आ रहे हैं बस पानी पी के। ठीक है जाओ। 2 कदम आगे बढ़ा, फिर दोस्तवा मिला मेरा, कहाँ जा रहे हो? सर उसके साथ जा रहे हैं। ठीक है जाओ। फिर पीछे से एक दोस्त निकली मेरी, तुम कहाँ जा रही हो? सर उन दोनों के साथ जा रहे हैं। अब जो टीचर था हो गया पूरी तरह से गुस्सा, ये भी क्लास का टाइम है तुम लोग। और वहाँ गाली के लैंग्वेज में बोला, थोड़ा सा बोल नहीं सकते हैं, ऐसे गाली दे करके बोला कि क्या बना के रखे हो, ड्रामा है ये, पढ़ने का विद्या का मंदिर है, तो यहाँ तुम लोग आकर के ये वो दिस डैट गलत सोचा। उसके बाद हम बोले कि चल भाई ये लोग को डांट पड़ रहा है, हम चुपचाप से खिसक जाते हैं। तो हम धीरे धीरे गेट की तरफ जाने लगे। बस उसका नजर मेरे ऊपर पड़ा तो हमको चिल्ला के बोलता ए अच्छा तुम लोग ये सब जानते हो भटियारा से जानते हो क्या होता है? भटियारा। हम बोला भटियारा इधर आओ। किसको बुलाया भाई, देखे हमें आए, कॉलर पकड़ लिया मेरा, बीच गार्डन में, बीच कैंपस में, कहाँ जा रहा है? खूब सुनाया खूब सुनाया। इधर से आर्ट्स कैंपस का सारा बच्चा, इधर से कॉमर्स का, इधर से साइंस का, सब आ गया देखने। अकेले फील्ड में एक हम और एक वो आदमी, और हमको ये भी नहीं पता कि आदमी है कौन, चपरासी है कि टीचर है कि कौन है। सुनाया जा रहा है सुनाया जा रहा है सुने जा रहे हैं। वहाँ एनसीसी कैंप भी था, तो एनसीसी कैडेट लोग था, तो हमको बोला कि इस लड़का को अभी के अभी धक्का मार के यहाँ से बाहर निकालो। अब लिटरली हमको धक्का मार करके गेट से बाहर निकाला। बहुत 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 बुरा लगा भाई, क्योंकि मेरा सपना था कॉलेज में हीरो बनने का। पहला दिन मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ। बगल में लीची का बड़ा बागान था, बैठे, नया नया खून था, कितना गर्म होगा, आखिर में रो दिए, भर पेट रोए। 2 घंटा बाद जब क्लास खत्म हुआ, बाकी दोस्त लोग आया, मेरा तो मुंह एकदम उतरा हुआ था। देख गया भाई, चाट खा ले, समोसा, कुछ नहीं सुने, खाली हम थे, बाकी लोग तालका फुलका सुन के चला गया। उसके बाद मैं उस कॉलेज में कदम नहीं रखा, क्योंकि क्लास इज नॉट मैंडेटरी, वहाँ क्लास करने का कोई नीड नहीं था। अब ना क्लास कंपलसरी हो गया, पहले नहीं था इतना। 11th पूरा ऐसी फालतू इधर उधर करते करते एकदम पूरी तरह से बर्बाद किया 11th को। सिर्फ 11th में हम पढ़े क्या? मैथ, सिर्फ और सिर्फ। ना फिजिक्स का ए आता था, ना केमिस्ट्री का बी आता था, कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री में हर बार आता था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमको ये बात भी पूरे 11th में समझ में नहीं आई कि इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है और डिक्रीजिंग मतलब, तुम लोगों को तो पता है ना? नहीं, एकदम लिटरली बात बता रहा, एकदम सच्चा फैक्ट। उसके बाद एक और कहानी पैरेलल में चल रहा था, जो सबका चलता है, जो कहानी नहीं चलना चाहिए और इस उम्र में हो ही जाता है, तो वैसा कुछ कहानी चलने लगा। समझ रहे हो कहाँ पॉइंट जा रहा है मेरा? और ये बात पता चला मेरे माताश्री को, और माताश्री ने उठाया मोटा डंडा, तो 4 डंडा लगा। उसके बाद बढ़िया बिस्तर पैक, और मुझे भेज दिया गया आपके शहर पटना। यहाँ है मेरा नानी का घर। अब यहाँ आए तो यहाँ जबरदस्त, अब बहुत अजीब से अंदर से लगता है ना कि मेरा दोस्त छूट गया, मेरा फलाना छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। उसी दुख में हम समझ लो नवंबर बिता दिए। नवंबर तक हम ऐसी फालतू में पूरा पूरा डिस्टर्ब, मतलब पढ़े 12th क्लास, 12th 11th तो गया ही था, 12th क्लास पूरी तरह से। नवंबर तक मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता था फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री एकदम जीरो। केमिस्ट्री में क्या हुआ सुनो, यहाँ एक टीचर है, बाजार समिति तो नाम सुने होगे तुम लोग। वहाँ एक टीचर है जिनका नाम है SK झा सर, अगर नाम सुने हो तो पता नहीं, बहुत अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं। मेरा दोस्त लोग बोला भाई देख तेरा केमिस्ट्री बहुत कमजोर है 11th में भी, यहाँ पकड़ ले केमिस्ट्री पट से। केमिस्ट्री पकड़वा दिया। गए हम पहला दिन केमिस्ट्री करने, तो बोलता है यहाँ का थोड़ा ठेठी लैंग्वेज, कहता है पैसा लेके आई नहीं है कि नहीं? बोले नहीं सर। तो बाहर निकल, जब पैसा लेके आना तो अंदर आना,
नहीं होगा पैसा तो मत आना। बुरा लगा हमको, तो भाई और कोचिंग है कहीं और पकड़ेंगे, ऐसा ईगो वाला टीचर के पास हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि जब इतना घमंड में बोल रहा है तो टीचर में कुछ क्वालिटी तो होगा, क्योंकि लोग तो बोलता है कि बच्चा आए ये भगा रहा है। बोले चलो यार ईगो साइड रखते हैं, पकड़ते हैं। पहला दिन गए केमिस्ट्री के क्लास में, तुम लोग का 12th आएगा तो देखोगे, पहला चैप्टर पढ़ाया केमिकल काइनेटिक्स, पढ़ोगे 12th क्लास में। पहले बताया व्हाट इज रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। फुल मजा आया, पूरा 10th में यही तो पढ़े थे। बहुत बढ़िया है केमिस्ट्री, बहुत अच्छा पढ़ाता है। दूसरा टॉपिक पढ़ाया स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन, और मजा आ गया कि कोई रिएक्शन तेजी से होता है, कोई रिएक्शन। तीसरा पढ़ा दिया रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें घुसा दिया डिफरेंशिएशन। हम बोले केमिस्ट्री है कि मैथ है, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे आ गया। अब हमको हो गया कंफ्यूजन। अब 5,000 रुपया हम जमा किए थे, और उस दिन के बाद फिर मैं कभी केमिस्ट्री क्लास नहीं गए। इस तरह से हम अपना 12th का केमिस्ट्री बर्बाद किए। समय बीतता गया बीतता गया, आ गया नवंबर। क्या आ गया, एग्जाम होना था हमारा 1 मार्च से। कितने मार्च से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने मंथ हैं, 4 महीना बचा। अब हमको होने लगा टेंशन कि अब तो केमिस्ट्री में लग गया मेरा क्रॉस, अब हमको क्या करना है। कुछ नहीं आता था, एकदम जीरो थे हम। तो सडनली फिजिक्स से क्लास में एक लड़का से मुलाकात हुआ, दोस्त था मेरा, राज नाम था उसका। वो हमको बोला क्या कि भाई तू क्लास में बड़ा पट पट फिजिक्स का जवाब देता है, तेरा फिजिक्स अच्छा है क्या। हम बोले हाँ आता है फिजिक्स समझ में, एक काम कर हमको फिजिक्स पढ़ा दे, मेरे को थोड़ा समझा दे फिजिक्स 1 घंटा, बदले में हमसे तू जो बोलेगा समझ नहीं हम समझा देंगे। हम बोले तेरा केमिस्ट्री अच्छा है, बोला हाँ केमिस्ट्री हम समझा देंगे। तो एक ग्रुप बना यहाँ पर, मैं उसको 1 घंटा पढ़ाता था फिजिक्स, और वो मुझे 1 घंटा पढ़ाता था केमिस्ट्री। बैलेंस आ गया। अब एक और दोस्त था मेरा जिसका नाम था मोनू, वो भी मेरे साथ 12th में ही था। इस भाई साहब का ना फिजिक्स अच्छा ना केमिस्ट्री अच्छा, पर मैथ में भाई गर्दा, मैथ एकदम फुल ट्रिक से सॉल्व कर रहा है। बहुत सारा ऐसा मैथ जिसमें हम लोग को 3-3 पेज लग रहा है, वो सब मैथ भी भाई साहब एक ही पेज में निपटा दे रहे हैं, जबरदस्त। हम बोले भाई एक काम कर, हम दोनों को मैथ पढ़ा, मेरे से फिजिक्स पढ़, इससे बन गया 3 लोगों का ग्रुप। ये हमको पढ़ाया, हम उसको पढ़ाए, वो उसको पढ़ाए, ये साइकिल चलने लगा। तो हम बोले कि अभी भी मजा नहीं आ रहा है। अब हम अपने एक मतलब मेरे रूममेट जो थे, यहाँ हम जो रह रहे थे, तो नानी के घर पर नहीं रह रहे थे, रूम लेकर रह रहे थे। रूममेट पे 2 और लड़का था, और वो दोनों बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से था। बिहार बोर्ड प्लस तो फिजिक्स तो केमिस्ट्री तो मैं उसको समझा पाऊंगा नहीं, तो मैं उसको मैथ पढ़ाता था। तो मैथ पढ़ा मोनू से, पढ़ाया दूसरे को। समझ में आ रहा है बात। फिजिक्स पढ़ा अपने टीचर से, पढ़ाया अपने दोस्त को। मेरे दोस्त ने केमिस्ट्री पढ़ा अपने टीचर से, पढ़ाया मुझे, पढ़ाया मोनू को। ये एक साइकिल बना, और करते करते नवंबर से आया दिसंबर, दिसंबर से आया जनवरी, जनवरी से आया फरवरी, और आ गया 1 मार्च। और 1 मार्च को मेरा केमिस्ट्री का पेपर, पहला पेपर केमिस्ट्री का, पहला पेपर केमिस्ट्री का। ना मैं कोई नोट्स बनाया ना कुछ नहीं, बस जो पढ़ा जो समझा वही दिमाग में था। क्वेश्चन आया, अब इसको लक कहो, भगवान का साथ कहो, ऊपर वाले का साथ कहो, जो कहो, जो मुझे आता था वही क्वेश्चन में पूछा। और मेरा भाई आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में 98 मार्क्स है, 98। मैथ्स में बात कीजिएगा तो 100 में मेरा मार्क्स है 100 इन मैथ्स। फिजिक्स में बात कीजिएगा मेरा मार्क्स है 100 आउट ऑफ 92 आउट ऑफ 100। ये मेरा स्कोर रहा। तो फिजिक्स तो मेरे दम पर था, ठीक ठाक था। ये लाने के पीछे मेरा दोस्त कौन था, राज। और ये लाने के पीछे मेरा दोस्त कौन था। कहानी का सारांश इस दिस कि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा। अभी से करो, कल से करो, 12th में करो, जब करो, बहुत इफेक्टिव स्टडी होता है। ग्रुप स्टडी में क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर 3 आदमी को लाना है। मैं कुछ अलग तरह से लाऊंगा, तुम्हारा दिमाग कुछ अलग इंटरप्रेट करेगा, तुम्हारा कुछ अलग। और जब डिस्कस करेंगे तो कुछ दिमाग उसका हम चुराएंगे, कुछ मेरा तुम, कुछ क्या होगा, शेयरिंग होगा दिमाग का। वही क्वेश्चन जो हम 2 मिनट में कर रहे थे, मेरा दोस्त कितने मिनट में करके दिखा दिया, 1 मिनट में। तो हम उसको अपना लेंगे, अपना वाला ट्रिक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इस ग्रुप स्टडी से बहुत फायदा हुआ। और मेरा अगर आप ओवरऑल मार्क पूछिएगा तो इंग्लिश हिंदी मिला करके लगभग मेरा बना था 437 या 6 ऐसे कुछ था, 436 आउट ऑफ 500 इतना था। अपने प्रखंड में, अपने जिला में नंबर 1 पर थे। बिहार उहार में नाम उम नहीं आया था, ऐसा कोई ये नहीं है। उसके बाद मैं 1 साल का ड्रॉप आउट लिया था, 1 साल का ड्रॉप लिया था, क्योंकि इतना नंबर आने के बाद
बहुत अंदर से क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस कि हम ही क्या है, बाबा हैं। उसके बाद हम ज्वाइन किए यहाँ पर कोचिंग, एक क्या नाम है, गोल का नाम सुने हो, गोल, वहाँ पर ज्वाइन किए। ढंग से पढ़ाए नहीं, छोड़ छाड़ दिए। अपने 10th के सॉरी 12th का जो दोस्त लोग पढ़ाया था वो मटेरियल, ऑनलाइन कुछ मटेरियल खरीदे, यूट्यूब का सारा लिए, मैशअप करके सब कर करा के आराम से हमने पढ़ाई किया। मेंस क्वालिफाइड किए, एडवांस क्वालिफाइड हुआ, और मेरे को मिल गया IIT दिल्ली। मिल गया IIT दिल्ली। मेरा रैंक था लगभग, आपको बता देता हूँ, 5678, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, एडवांस में 5678 मेरा रैंक था। इस पर मुझे कौन सा ब्रांच मिला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला था। ठीक है, इतना मुझे मिला था। और अब आपको जिज्ञासा के लिए बता दें, एडवांस में टोटल 90 क्वेश्चन पूछता है, 30 इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 10। और इतना से ज़्यादा होता भी नहीं है जनरल नॉर्मल आदमी से जो खुद से पढ़ाई करके गया, जो अच्छे से पढ़ के जाता है तो फुल में फुल बनाता है। मेरे से भाई 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, और 10 क्वेश्चन के बेसिस पर मुझे मिल गया था IIT दिल्ली। तो ज़्यादा फेंकने का भी ज़रूरत मेरे को नहीं है, जो है तो सच्चाई है। बस बहुत होता है इतना क्वेश्चन, इसी को बनाने में मेरे को 3 घंटा लग गया था। 4-4 5-5 पेज में एक आंसर आता है ना बाबू। सॉल्व करने बैठोगे एक मैथ का क्वेश्चन तो कम से कम 5 से 6 पेज में जाकर के उसका एक आंसर आएगा, तुमको टिक आउट करना होगा। एडवांस बहुत बड़ी दुनिया है, उसकी बात की बात। तो अब मेरा फिजिक्स भी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, मैथ भी बहुत अच्छा है। मैथ पे तो प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल भी सकते हैं, पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब नहीं भूले हैं, क्योंकि फिजिक्स में आते रहता है। मैं फिजिक्स भी मस्त पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया से, क्योंकि मेरे को खुद पर कॉन्फिडेंस है। और फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं तुम लोग रिव्यू दे ही सकते हो, समझ में आता है नहीं आता है क्या आता है, बात की बात है। केमिस्ट्री मैं एक और जगह कोचिंग करा रहा हूँ, वहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और वहाँ मैं नीट के स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल रहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट वे टू स्टडी। बस फालतू काम नहीं होना चाहिए ग्रुप में बैठ के। अब बातें चलने लग जाए, ग्रुप में बैठ के फोन चलने लग जाए, भाई मार 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 रिवाइव दे चलने लग जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाए। ग्रुप स्टडी में ग्रुप स्टडी होना चाहिए, 1-1 घंटा ही रोज, 1-1 घंटा, अरे 1-1 घंटा नहीं, 30-30 मिनट। आज ही क्लास पढ़े हो ना, क्या क्या पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े, 1 घंटा बैठे, इससे बात की, इससे भाई टॉपिक समझ में समझा, 30 मिनट में सारा टॉपिक समझा दिए, समझ लिए, बात खत्म। पूरा दिन ना भी पढ़ो, वो चीज बहुत दिन तक चलेगा, बहुत दिन तक। अभी तुम कभी ABCD भूल गए हो क्या, किसी को ABCD याद कराना पड़ेगा क्या मुझे, कॉखा का याद कराना पड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कॉखा में गलती आएगा, गारंटी के साथ। 1 2 3 4 लिखने आता है सबको, हिंदी में 1 2 3 4 लिख सकते हो, कितने लोग लिख सकते हैं, हाथ उठाओ कॉन्फिडेंस के साथ। लिखना है 1 2 3 4, ये तो इंग्लिश न्यूमेरिक्स का हम लोग रोमन नंबर की तरह यूज करके लिखते हैं। हिंदी में 1 2 3 4 कुछ ऐसा लिखाता है, ऐसे करके, मेरे को खुद नहीं आता है यार, तो वो वाला आता है। क्यों क्यों नहीं आ रहा है, ABCD आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, इस पे आपने गौर नहीं किया, इसको आपने याद नहीं किया। लेकिन ABCD आप इतना बार सुने, कोई भी आता था कहीं से, बेटा ABCD सुनाओ, ABCD तोतले से जब अच्छे, बेटा ABCD सुनाओ, ABCD, इंग्लिश पढ़ो ABCD, हर जगह इस्तेमाल होता गया तो याद रह गया। तो ये सब चीजें हर बार रोज 30 मिनट इस्तेमाल करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, एक ऐसा समय आएगा कि एकदम झटपट चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे एंगल वाले में तुम लोग को शुरू शुरू में प्रॉब्लम होता था, किधर cos थीटा लें, किधर, अब क्या उतना ही प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत कम हो गया प्रॉब्लम, क्यों, ड्यू टू प्रैक्टिस। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करोगे फुल मजा है, प्रैक्टिस छोड़ोगे फुल सजा है। समझ गए। तो स्टोरी को अब क्या करते हैं, विराम देते हैं। ये कहानी थी हमारी, क्लियर, मजा आ गया। तो वक्त निकाल के अगर आस पास में घर है तो ग्रुप स्टडी कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, खुद से पढ़ लो। ये ग्रुप स्टडी हम अपने IIT में भी करते थे, पर IIT में मेरा कोई बंदा लोग साथ में पढ़ता नहीं था, तो हम लोग जूम कॉल, वीडियो कॉल, गूगल मीट एक आया था बीच में, वीडियो क्लास होता था, उस पर हम लोग 3-4 लड़के आते थे, 1 घंटा 2 घंटा में एक ही क्वेश्चन तो पढ़ते ही थे, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, 2-3 घंटा लगता था, एक क्वेश्चन समझते थे, आपस में डिस्कस करते थे, सो जाते थे। ऐसी तो ग्रुप स्टडी जो है ना बहुत फायदा करता है, दिखता नहीं है। मैंने ना कभी नोट्स बनाया, सोचो, और 98 नंबर इज नॉट अ नॉर्मल नंबर, 98 नंबर आना बड़ी बात होती है। तो
थोड़ा सा ध्यान दे लो अभी से ही, क्योंकि हम 11th क्लास में बच्चों को सीरियस देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है सीरियसनेस कम होते चला जाएगा। 12th में तो एकदम लगेगा कि यार क्लास जाएं ना जाएं, छोड़ो क्या पढ़ेंगे। जोश बरकरार रखो, चीज़ें समझ में आएंगी तो मज़ा आएगा। 12th क्लास में फिजिक्स में ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ना है कि हम एकदम फील करा देंगे। कहोगे तो यहाँ से लेके चलेंगे, बगल में ट्रांसफार्मर है ना, वहाँ खड़ा करा के पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ा देंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। पूरा 4 साल हम वही दुनिया में गिरे रहे हैं, ट्रांसफार्मर जनरेटर, और ये सब तुम लोग को सिलेबस में पढ़ना है क्लास 12th में, जो कि तुम्हारे बोर्ड में भी पूछा जाएगा। 11th बोर्ड में नहीं आता, मालूम है ना? ये मेरे को नहीं मालूम था, ये मेरे को नहीं मालूम था। इतना बेवकूफ़ इंसान अगर यहाँ पर खड़ा होकर तुमको पढ़ा सकता है, तुम भी पढ़ सकते हो, इस बात का बिलीव रखो। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए अगला चैप्टर है अपना वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो कुछ लिखना विखना नहीं है, कॉपी वॉपी सब बंद, बस इंट्रोडक्शन होगा आज, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप हमको बताइए वर्क क्या होता है, जो बेसिक नॉलेज है बस उतना ही। इसका हम एक फनी एग्जांपल भी दिए थे, वही सोने वाला उठने वाला है। तो वर्क क्या है? वर्क है काम। वर्क मतलब, अरे यार पसीना इतना चलता है नहीं, लग जाता है वाइट वाइट। वर्क का क्या मतलब होता है? काम होता है, काम करना। हम इसको उठाए हुए हैं, हम एक वर्क कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम एक वर्क कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। अब आपको एक बात बताइए, वर्क करना है तो आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा? फोर्स का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पावर बात की बात है, क्या फोर्स का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? मैं खड़ा हूं, क्या मैं कोई वर्क कर रहा हूं? नहीं। अब अगर मुझे कोई भी वर्क करना है तो अपने बॉडी के किसी पार्ट को हिलाना डुलाना तो पड़ेगा। आंख को भी हिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, आंखों पे फोर्स लग रहा है। उस बोतल को उठाना है तो चल के जाएंगे, चलेंगे जैसे, तो यहाँ से हमने क्या लगाया? फोर्स। तो भाई वर्क डन करने के लिए फोर्स तो आपको देना ही पड़ेगा। और फोर्स से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं, फोर्स क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कितने टाइप का फोर्स होता है, कहाँ टेंशन होता है, कहाँ नॉर्मल रिएक्शन होता है, कहाँ कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। तो वर्क का सबसे बड़ा बात हमको ये बात पता चला कि वर्क जो होगा वो फोर्स से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, पर फोर्स वर्क के बराबर तो नहीं होगा। तो बोला गया कि ठीक है, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कुछ काम करना है, तो हम हाथ को ऐसे करेंगे, यानी ये हमारा मीन पोजीशन है। यहाँ से हमने हाथ को हिलाया तो हमारा हाथ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया? हम यहाँ से चल के गए तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किए कि नहीं किए? यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह मूव करा दे, या उसी जगह पर इधर उधर कुछ भी कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो वो क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। यानी वर्क डन अकेले डिफाइन नहीं होगा, वर्क डन मतलब फोर्स और साथ में क्या? डिस्प्लेस। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ते थे, पर क्लास 11th में फोर्स थोड़ा सा और वर्क थोड़ा सा और बात बताएगा कि फोर्स तो है ही, डिस्प्लेसमेंट तो है ही, इसके साथ में एक और प्यारा सा टर्म जोड़ लीजिए, तो हम बोलेंगे कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा जो है ये किसके किसके बीच का एंगल होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। लेट अस से मैं आगे चल रहा हूं और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, यानी फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल दोनों के बीच में कितना? ये बात आज सीख लेना तो जिंदगी भर याद रखना। फोर्स भी इधर और डिस्प्लेस, यानी कोई दो क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा? 0 डिग्री। के बीच का एंगल कितना होगा? एंगल कब बनेगा? जब एक इधर जाए और एक इससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा इधर 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 किधर जाए? नॉट कमिंग, बढ़ जाओ। क्यों आया? क्या? नहीं, हाथ काट के दे दो अपना, उसी से मार दिया जाएगा। कौन है तुम लोग का? कोई है क्या भाई बहन? कोई है ये? क्या डिस्टर्ब करता है? बउआ कार्य करता हो क्या? हाँ, तो बात में मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं चल भी इधर ही रहा हूँ और मेरा फोर्स भी इधर ही है, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और अगर कॉस 0 रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा? एफ इंटू, यानी वर्क हमने किया, ऑब्वियस सी बात। लेकिन
मेरे सर पर एक टुकड़ी है, क्या है? टोकरी। टोकरी या वजन कुछ है, कुली मान लो, मैं कुली हूँ। मैं सामान उठाया और मैं आगे चल रहा हूँ। मैं फोर्स किधर लगाया हूँ? ऊपर, बस ऊपर ही फोर्स लग रहा है क्या? सामने फोर्स नहीं लग रहा है? दो तरफ फोर्स लग रहा है, एक तो ऊपर और एक हम चल रहे हैं तो आगे। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ इधर है। एक फोर्स जो मैं इधर लगा रहा हूं और एक फोर्स जो मैं, तो ऊपर लगाने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन, और जो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में उसके बीच का डायरेक्शन। तो 90 वाला अगर है तो cos 90 कितना होता है? यानी 90 वाले के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या हो गया? यानी कुली जो इसको उठा के चल रहा है तो उसका वर्क डन क्या है? 0। और कौन सा वर्क डन? ऊपर वाला। पर वो आगे भी तो बढ़ रहा है, तो आगे वाला वर्क डन तो कैलकुलेट होगा। तो सामने वाला वर्क डन है पर परपेंडिकुलर वर्क डन क्या हो चुका है? 0। बात समझ में आया? यस और नो? हाँ ठीक है। अब जैसे मैं पूछूं, मैं इस दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ, लगाओ धक्का, लगाओ भाई जो बगल में बैठा है, दीवार पे धक्का लगाओ, इसे जोर से करके पूरा धक्का लगाओ, लगाओ। अरे दीवार गिरा दो उधर, अरे ताकत है नहीं है, लगाओ। अभी बात तुम हाथ लगाओ, तुम लगाओगे तो गिर सकता है कहीं, ट्राई करो। अरे आदमी को नहीं धक्का मारो भाई। जब धक्का लगा रहे हो तो क्या तुमने फोर्स लगाया? पर क्या उस दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? और डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स कुछ भी रखिए तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कंडीशन क्या है? किसी चीज पे वर्क डन हमको फील तब होगा जब उस पर हम फोर्स भी लगाएं और वो अपने जगह से एक जगह से दूसरे जगह चला भी जाए, तब वो कहलाएगा वर्क डन। तो वर्क डन में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हम आने वाले लेक्चर में बहुत आराम से और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे। और हम 3 क्वेश्चन कराएंगे और वो तीनों का तीनों मेरे टाइम पे पूछा गया था वर्क से क्वेश्चन, 3 का 3 क्वेश्चन। और एक ही क्वेश्चन था पर उसको 3 पार्ट में बना करके पूछा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, देखो 1 2 3। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, इस केस में भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, और इस केस में भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच। कंडीशन इसमें फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इसमें फोर्स आपका ऐसे ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, और इसमें फोर्स ऐसे ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है। और तीनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है। तीनों का डिस्प्लेसमेंट तो वही है, तीनों का फोर्स भी सेम है, तो तीनों का वर्क डन भी क्या आना चाहिए? पर कॉन्सेप्ट गलत है, तीनों का वर्क डन अलग अलग आएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कैसा बनेगा? अलग अलग बनेगा। वो मैं डील कराऊंगा बात। तो वर्क का थोड़ा सा फील हुआ, वर्क क्या है, आया ना? अब वर्क आपका 0 हो सकता है क्या? पॉजिटिव हो सकता है क्या? निगेटिव हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता। थीटा 180 हो जाए तो cos 180 का वैल्यू -1, वर्क डन नेगेटिव भी हो गया ना। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे एक आदमी है, वो किसी ऑब्जेक्ट को आगे खींच रहा है, स्लाइडिंग प्लेन ले लो, स्लाइड है ऐसा है, और वो खींच किधर रहा है, और ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, वो किधर फिसल रहा है, यानी फोर्स आप लगा रहे हैं आगे और खिंचा किधर रहा है सामान, यानी आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और इनके बीच में एंगल कितना बना? cos 180 का वैल्यू -1। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और अब हमको बताओ वर्क डन क्वांटिटी कैसा होगा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर लो भाई। 5i को 5j से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या 5i को 5i से डॉट प्रोडक्ट कर लो, क्या हो जाएगा? 5 बचे 25, i डॉट i 1। 25 क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर। और ये एक ऐसा अनोखा स्केलर है जो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और बाकी जितना ये 0 पॉजिटिव निगेटिव होता था वो सब कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर। वेलोसिटी 0 हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, निगेटिव हो सकता था, कैसा क्वांटिटी था वो? वेक्टर। एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर। फोर्स 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर।
लेकिन ये एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जो वेक्टर की तरह पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता। अब इसी वर्क से रिलेटेड एक और नाम है, उसका नाम क्या है? पावर। पावर क्या है भाई, बताओ पावर। पावर मतलब भाई मान लो मैं तुम दोनों को काम देता हूं, तुम यहाँ से 2 ईंटा लेकर के बाहर गए और तुम 4 ईंटा लेकर के बाहर गए, किसके पास पावर ज्यादा? तो एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? पावर कहलाती। आपके पास कितना क्षमता है किसी काम को करने का, वही आपका क्या डिसाइड करेगा? पावर। इसके बाद तीसरा शब्द क्या है? एनर्जी। अब एनर्जी में आप 2 टाइप का एनर्जी सुने होंगे 9th क्लास में, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, के बारे में पढ़ेंगे। 12th क्लास में जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, अगर मैं जीवित रहा, जिंदा रहा, 12th में पढ़ाने आया, तो वहां पर भी आपको एनर्जी पढ़ना है। और वहां पर एनर्जी पढ़ेंगे तो हम आपको ये सिखाएंगे कि आप अपने घर का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट कीजिए। घर में पंखा है, बॉल है, फ्रिज है, बस मालूम होना चाहिए घर में क्या क्या है, कितना देर यूज हो रहा है, इतना बात पता है तो हम आपको घर का बिजली बिल निकालना सिखाएंगे। एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, उसके अप्रोक्स में आ जाएगा। मान लो तुम्हारा बिजली बिल आया है 5000, तो तुम्हारा कैलकुलेशन 5200 या 5100 होगा, या 4900 या 4800 होगा, इसी के क्लोज वैल्यू आएगा। तो तुम चेक कर सकते हो कि हाँ भाई जो बिजली बिल आया है वो धांधली हो रहा है कि सही सही आ रहा है। ठीक है, 12th का बाद 12th में। तो यही अपने चैप्टर का सारांश रहेगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा।